हाँ उसमें ये सवाल था, ये है ना, वो मेथड बताए रिस्पांस के सबसे फार्मिंग में कैसे शुरू, मेथड्स तो नहीं लिखे हैं बुक में, ये बताइए कैसे होती है, वही मेथड्स होते हैं। वही मेथड नहीं, मेथड तो अलग अलग होते हैं। चलो फैजान खड़े हो, अरे इसी को बोले ये ऑन ही नहीं है। नहीं चला क्या इसको बोल रहा हूँ बस एक जमाना बस बस ऐसे टाइप ऑफ इजी जस्ट टेक द मार्कर्स एट द एंड ऑफ वन टू शुरू हो जाए। अब लाइफ इज सो डिफिकल्ट। अच्छा जी, आज हम इंडस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग चल रही है, वीडियो शुरू हो गई है। नाज़रीन सामीन, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, मगर मुझे जो है वो भी यूज करना है बोर्ड, तो मैं नीचे कर दूं, नीचे कर दूं, नीचे कर दूं। एक दफा करता हूँ, उसके बाद फिर और मतलब दूसरी जगह यू आर नॉट फॉलोइंग द सेम। ओके, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, टुडे वी आर स्टार्टिंग अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह द इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, कुछ चैप्टर्स ही रहते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपको दिसंबर से पहले पहले जो है ना पॉपुलेशन छोड़ के सारे टॉपिक्स करा दो, बिकॉज इसके बाद अब ट्रेड है, इंडस्ट्रीज के बाद ट्रांसपोर्ट, रेज है और पॉपुलेशन, सिलेबस खत्म। ज्योग्राफी का, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट खत्म। तो ये है बस, अब आपके पास रह गया। अच्छा जी, तो इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान सबसे पहले बात करते हैं कि जनाब इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, इंडस्ट्री जो सेक्टर है ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, बिकॉज इट इज द वन हु प्रोड्यूसेस द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। इट इज कॉल्ड अ सेकेंडरी सेक्टर। वैसे तो 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, मगर जो है वो इंडस्ट्रीज जो है वो एक आपकी सेकेंडरी सेक्टर है। तो इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखें, दिस इज योर पाकिस्तान। इन पाकिस्तान यू हैव द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, जिसमें आपके पास हर जगह अपने एरिया के लिहाज से, अपने फैक्टर्स के लिहाज से वो लोकेटेड है। यू कैन सी दैट इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान, नॉर्थ के इलाके के अंदर हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज्म इंडस्ट्री है। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारे पास टूरिज्म इंडस्ट्री है, आज़ाद कश्मीर में हमारे पास टूरिज्म इंडस्ट्रीज है। tourism is a very important industry of Pakistan. You know why? Because it is also helping us to earn the foreign exchange. अभी भी पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म उस किस्म का डेवलप नहीं हुआ कि यहाँ पे फॉरेनर्स आए, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिक्योरिटी, बट वी हैव दिस एसेट एज अ नेचुरल एसेट। नेचुरल जो अट्रैक्शन है पाकिस्तान की, सीनिक ब्यूटी की, उसके लिए लोग आते हैं। तो दैट इज द बेस्ट पर्पस टू अर्न द फॉरेन एक्सचेंज
फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? द मनी विच इज अर्न फ्रॉम द फॉरेनर्स, या बैरून मुल्क से जो पैसा कमाया जाए उसको हम जो है वो फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट पाकिस्तान की टोपोग्राफी है। मैं क्योंकि पाकिस्तान जब मैप देखता हूँ तो मेरा माइंड सेट होता है कि आपके दिमाग में जो है वो टोपोग्राफी थोड़ी सी फिट कर दूं। तो टोपोग्राफी फिट करने के लिए आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिस इज द रीजन ऑफ सिंध, ठीक है, दिस इज द रीजन ऑफ सिंध एंड दिस इज द रीजन ऑफ पंजाब। पाकिस्तान का हाईली डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जो है वो सिंध एंड पंजाब है। यू नो व्हाई? you know why? Because it is a flat land, it is having the alluvium land, 80% cultivation is done over here, 80% कल्टीवेशन यहाँ पे होती है और फ्लैट लैंड है। मतलब बिल्कुल यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स वगैरह की अवेलेबिलिटी है। जबकि आप बलूचिस्तान देखें, आप खैबर पख्तूनख्वा देखते हैं, तो दिस इज द रगेड लैंडस्केप वेयर द बिल्डिंग ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज हमें किसी भी इंडस्ट्री बनाने के लिए, अभी मैं आगे कराऊंगा, हमें लैंड एक्सटेंडेबल चाहिए। So I just want everyone to please keep on jotting down the pointers from the next slide. It's beginning, ठीक है। तो फिर हमारे पास गैस भी है, ये तमाम सारी इंडस्ट्रीज है जो पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स डिस्कस द सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। द सिस्टम ऑफ इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, you must keep on jotting down the pointers। देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को बनाने के लिए हमें पहले ज़रूरी है कि हमारे पास कोई भी इंडस्ट्री हो। पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रीज है उनके नाम मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जांपल, यू हैव केमिकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यू हैव टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यू हैव फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यू हैव सीमेंट इंडस्ट्री, you have steel mill industry, you have sugar industry. All these industries are very much important for Pakistan. And when these industries are to be concerned, जब ये इंडस्ट्रीज बनती हैं, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए होती है? इसके लिए सबसे पहले हम चाहिए, मैं कहता हूँ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आप कॉमर्स के नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा एंड के टॉपिक्स ज्योग्राफी में आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी तरह डिटेल में समझानी होगी। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि किसी भी इंडस्ट्री को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स चाहिए होते हैं। अब एग्जामिनर जो है इतना शॉर्ट माइंडेड और इंटेरोगेटेड माइंड होता है, वो कहता है व्हाट आर द इनपुट्स ऑफ द शुगर केन इंडस्ट्री? इट विल बी द सेम। क्या चीज? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, रॉ मटेरियल, पावर, ठीक है। अगर व्हाट आर द फैक्टर्स टू बिल्ड द स्टील मिल इंडस्ट्री? हर इंडस्ट्री को ये फैक्टर्स चाहिए। सबसे पहले तो लैंड चाहिए। लैंड इज अ नेचुरल फैक्टर, जो कि इट शुड बी वेल ड्रेन्ड एंड एक्सटेंडेबल एज वेल। लैंड हमें वेल ड्रेन्ड क्यों चाहिए? इसलिए ताकि हमारे पास जो है, हमारे पास पानी दे दीजिएगा मुझे प्लीज, हमारे पास जो है लैंड अवेलेबल फॉर द फर्दर एक्सटेंशन हो। लेबर, अब आप कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कह रहे हो, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बेटा आयशा कौन सी क्या कहते हैं, कौन सी इंडस्ट्री लेबर के लिए हमें कौन सी अवेलेबल होनी चाहिए? बोथ स्किल्ड और अनस्किल्ड। पाकिस्तान में कौन सा लेबर ज्यादा है, स्किल्ड या अनस्किल्ड? अनस्किल्ड लेबर ज्यादा है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन। तो हमारे पास अनस्किल्ड लेबर की वजह से कॉटन के बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, आपको मैंने पढ़ाया था। कॉटन पहले क्या होता है? पहले कॉटन क्या कहाँ जाती है? गिनिंग मिल्स में जाता है, फिर स्पिनिंग में जाता है, फिर वीविंग में जाता है, फिर ड्राइंग में जाता है, फिर ब्लीचिंग में जाता है। ऑल दीज आर द एरियाज वेयर द प्रोसेसेस गो। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये मैन पावर है। अब आप अपनी इंडस्ट्री वहीं लगाओगे जहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर हो। यानी कि हैदराबाद में अगर आप सीमेंट इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो हैदराबाद में आपके पास स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों होंगे।
ऑलराइट, फिर है कैपिटल। तो पहला हमने क्या पढ़ा, लैंड, दूसरा पार्ट क्या पढ़ा, लेबर। लेबर पाकिस्तान में दोनों तरीके से स्किल्ड अनस्किल्ड होनी चाहिए। तीसरा है कैपिटल। व्हाट इज अ कैपिटल? कैपिटल इज अ मैन मेड रिसोर्स। जैसे मशीनरी हो गई, कोई भी फैक्ट्री बनाने के लिए कैपिटल चाहिए। इन्वेस्टमेंट, पैसा, मशीनरीज, फैक्टर्स दैट प्रोड्यूस या रिसोर्सेज दैट प्रोड्यूस अ थिंग। हम मशीनरी इंपोर्ट करेंगे, अगर सीमेंट के लिए चाहिए तो हम इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। तीसरी चीज है एंटरप्राइज। एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब होता है, वालेकुम सलाम, एंटरप्राइज का मतलब होता है कि अ पर्सन और अ मैनेजमेंट हु कंट्रोल द अदर फैक्टर्स। यानी कि एंटरप्राइज वो होता है जो देखते हैं लैंड कितना चाहिए, लेबर कितनी चाहिए, कैपिटल कितना होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर, जैसे बिजनेसमैन, अब फैक्ट्री ओनर है, एक आपने सीमेंट की फैक्ट्री लगाई, तो आप एंटरप्रेन्योर हैं। कैसे? कि आपको पता है कि कितना लैंड चाहिए, आपको पता है कितने लेबर चाहिए, और आपको पता है कितना कैपिटल चाहिए। If you and me start the business, so we will be the entrepreneur. We have to look the factors कि अगर हम एक दुकान भी खोलना है पान की, तो उसमें कितनी कैपिटल चाहिए, कितना लेबर चाहिए, और कितना कौन सा लैंड चाहिए। तो दीज आर द वेरी कॉमन थिंग टू स्टार्ट अप अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें बेटा ये फैक्टर्स चाहिए होते हैं। तो एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज जो है वो होता है जो तमाम फैक्टर्स, ये जो फैक्टर, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इन सबको देखता है। फिर if I'm producing this charger, if I'm producing this laptop, so I will be needing the raw material. To produce any commodity, I need the raw material. What do you mean by the raw material? The raw material is which has to further go with the production. हमें वो चीज खरीदनी है जो कि फर्दर रॉ मटेरियल, फर्दर फिनिश गुड तक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप आयरन एंड स्टील मिल इंडस्ट्री है, कौन सी इंडस्ट्री? आयरन स्टील मिल इंडस्ट्री है। उसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है कोयला, कोल। कितने किस्म के कोल होते हैं? 4 किस्म के कोल होते हैं। कौन कौन से? एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, सब बिट्यूमिनस, लिग्नाइट, पीट। जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल है, जिसके अंदर ज्यादा कार्बन कंटेंट होता है, दैट कोल इज कॉल्ड एज एंथ्रासाइट। इन पाकिस्तान एंथ्रासाइट इज नॉट अवेलेबल, तो हम बेल्जियम से इसको इंपोर्ट करते हैं। कहां से? वी इंपोर्ट फ्रॉम द बेल्जियम। जब हम इसको बेल्जियम से इंपोर्ट करते हैं तो ये हमारा क्या हो गया? रॉ मटेरियल हो गया। इस तरीके से सीमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है? लाइमस्टोन चाहिए होता है, दैट इज अ रॉ मटेरियल। ये चार्जर है, इसको बनाने के लिए हमें प्लास्टिक चाहिए होगा, तो हम प्लास्टिक हमारा रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल इज द कमोडिटी टू स्टार्ट द वर्क। डू यू अंडरस्टैंड जी? अब आ जाए पावर के ऊपर। हर जितनी भी बड़ी इंडस्ट्री है वो बेसिकली के इलेक्ट्रिक से ताल्लुक नहीं रखती है। आपके और हमारे यूटिलिटी बिल्स इतने हैवी आते हैं, तो के इलेक्ट्रिक इज नॉट द सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू देम। द बिग इंडस्ट्री हैव देयर ओन पावर प्लांट्स, एंड हाउ डू दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी? दे जनरेट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द थर्मल पावर। दे हैव द थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर किससे कहते हैं? वो बिजली जब हम कोल, ऑयल और गैस इस्तेमाल करके बिजली को जनरेट करें, दैट इज कॉल्ड एज थर्मल पावर। तो बिजली थर्मल पावर से भी आ सकती है, कि इलेक्ट्रिक से भी आ सकती है। ये पावर है, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल, मैंने कल केमिकल फर्टिलाइजर पे बात कर रहा था कि केमिकल फर्टिलाइजर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पाकिस्तान। बेटा, कैन वी क्रिएट द केमिकल फर्टिलाइजर इन बलूचिस्तान? व्हाई? बिकॉज ऑफ 2 रीजंस। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है, tell me 2 reasons why we cannot have the chemical fertilizer industries in Balochistan. Yes. Huh? Number 1, the topography issue.
For building the large scale industry we need the extendable land and Balochistan is having the rugged landscape. तो काम नहीं चलना लैंड की वजह से. दूसरी बात तो ये है हमारे पास, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का बलूचिस्तान में काम नहीं है, बिकॉज केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है, तो उसको इंडस और पंजाब प्लेन में होना चाहिए. द लार्ज स्केल फार्मिंग इज नॉट डन इनटू द बलूचिस्तान. ऑल राइट, क्लियर. और तीसरी बात, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वहां होगा जहां पे उसका रॉ मटेरियल करीब होगा, और केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल है गैस. क्या है? The raw material of chemical fertilizer industry is natural gas. ठीक है जी. तो हम एक एक इंडस्ट्री को डिटेल में पढ़ना है हमने, तो इसलिए मैं आपका चीजें दिमाग क्रिएट कर रहा हूँ. प्रोसेस में जाते हैं. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से स्पिनिंग होता है, वीविंग होता है, डाइंग है, ब्लीचिंग है, प्रिंटिंग है, ये तमाम सारे प्रोसेसेस हैं कॉटन किसी भी इंडस्ट्री के. लेदर इंडस्ट्री में टेनिंग होता है, आयरन स्टील में स्मेल्टिंग हुआ है, मोल्डिंग है, कास्टिंग है, डिफरेंट प्रोसेस से गुजरना होता है. नाउ अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ गुड बिकॉज दीज डेफिनेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. हम कंज्यूमर गुड किसको कहते हैं? कंज्यूमर गुड वो गुड होता है विच इज रेडी टू यूज. कंज्यूमर गुड वो गुड होता है विच इज रेडी टू यूज. फॉर एग्जाम्पल, आपने ये मैंने पेन उठाया, इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, मैंने दवाई खा ली, खत्म हो गई बात, दैट्स इट. ठीक है. फूड है, रेडी है, खा के खत्म हो गया. दिस इज कंज्यूमर गुड. इज वेरी सिंपल, विच इज रेडी टू यूज. ठीक है. विच जस्ट फिनिश आफ्टर सम टाइम. ऑलराइट. नाउ कार इज रेडी टू यूज बट इट इज अ कंज्यूमर गुड? नो. आफ्टर यूजिंग द कार इट नेवर फिनिश. आफ्टर यूजिंग द फूड इट फिनिश. आफ्टर यूजिंग द पेन इट डज फिनिश. After using the medicine it does finish. Exactly. तो अब फर्क जरा समझिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा. सेमी मैन्युफैक्चर गुड है. सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स का मतलब, फॉर एग्जांपल, एक स्पिनिंग इंडस्ट्री वालों ने कॉटन यार्न तैयार करके दी, सही है. तो कॉटन यार्न से क्या बनना है? हमने अभी टेक्सटाइल, कपड़ा बनाना है ना, कॉटन बनाना है. इस तरीके से हमने वीट हैड टू अंडरगो विद द प्रोसेस. वीट से हम क्या बनाते हैं? रोटी. समझ में आई बात? तो ये सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड हो गया. इस तरीके से मैन्युफैक्चर गुड्स हो गए. फॉर एग्जांपल कार्स. फॉर एग्जांपल कार्स, कार क्या है? कार्स आर द मैन्युफैक्चर्ड गुड. अब गाड़ी और पेन के अंदर फर्क समझ रहे हो ना? व्हाट इज पेट्रोल? इट इज अ कंज्यूमर गुड और मैन्युफैक्चर गुड? कंज्यूमर गुड ना. व्हाई कार इज अगेन द मैन्युफैक्चर्ड गुड? बिकॉज अगेन इट इज, इसके अंदर जो है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों चीजें आती हैं, फाइनली एक स्टेज पे आके रुक रहा है. फिर प्रोसेस गुड, फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट तैयार हो गया, मगर सीमेंट हैज टू फर्दर रॉ मटेरियल्स ऐड करके भी आपने फिनिश गुड तैयार किया सीमेंट, बट सीमेंट हैड टू गो विद द फर्दर डेवलपमेंट, फर्दर प्रोडक्शन. सीमेंट से आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हो. दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज This is called as process good. समझ में आया? अंडरस्टैंड? एक एक चीजें. ठीक है. तो अगर आपसे पूछा जाए, गिव मी एन एग्जांपल, यस यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर गुड्स अदर देन दैट. कंज्यूमर गुड, शाबाश. हाँ, कंज्यूमर गुड की एग्जांपल दें. मीट, वेरी गुड. हाँ, वेरी गुड. मेडिसिन, वेरी गुड. और हाँ, तो बताएं ना, नाम तो बताएं. कंज्यूमर गुड. कंज्यूमर गुड, फॉसिल फ्यूल्स आर नॉट द कंज्यूमर गुड. कंज्यूमर गुड इज रेडी टू यूज. वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स. फिर हाँ, पेन तो मैंने भी बताया था. और बताओ कुछ? पेट्रोल भी बताया था. और दिमाग लड़ाओ. डीजल, वही रेडी टू यूज आ गई. अब क्या चीज़ है भाई? फूड पांडा, कितनी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल रेडी टू यूज है. तो जनाब ठीक है,
व्हाट इज गिव मी एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेस गुड की बताओ, चलो एग्जांपल प्रोसेस गुड, अभी तो उसी पे हो ना। हाँ शुगर इटसेल्फ अ प्रोसेस गुड। शुगर तो अभी हमें से खीर बनानी है, चाय बनानी है, कुछ सॉल्ट है, शुगर है, राइस है, दीज आर ऑल द, हाँ एग्जैक्टली, दीज आर ऑल द प्रोसेस गुड्स। अंडरस्टैंड, समझ में आई? व्हाट इज मैन्युफैक्चर गुड? यस, मैन्युफैक्चर गुड, यस, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चर गुड। यस, यस, मोटर बाइक, वेरी गुड। हाँ, कॉटन क्लॉथ से लेके गाड़ियों तक आपकी ये जो है लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, शिप्स हो गए, ये सारी जितनी भी आपके पास तैयार चीजें, ये सब आपको जो है जी सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स पढ़ाया ना अभी, विच हैज टू गो विद द फर्दर प्रोडक्शन। से वीट है, वीट से रोटी बनती है। अच्छा, अब सेमी और प्रोसेस में क्या फर्क है? देखिए सीमेंट, अगर मैं देखूं प्रोसेस गुड, सीमेंट फाइनल प्रोडक्ट है, मगर वीट इज नॉट द फाइनल, वीट हैज टू अंडरगो विद द प्रोडक्शन। समझ में आई बात? तो इसलिए सेमी मैन्युफैक्चर और प्रोसेस गुड के अंदर ये फर्क है। कॉटन यान है, फाइनल गुड नहीं है, हैड टू गो विद द प्रोडक्शन। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गई? आगे चलता है। आप लोग एग्जैक्टली फोटोकॉपी ना करें, पॉइंटर्स को कोशिश, बस ये जैसे सेमी मैन्युफैक्चर गुड ये होता है, डंडे मारे, लाइनें बनाई दी, दिस इज हाउ यू मेक द नोट्स समराइज, ताकि आपके दिमाग में फिट होता रहे, पेन चलता रहे आपका, ठीक है? तो बिल्कुल मेरी तरफ देख के या बोर्ड की तरफ देख के आपकी चीजें सही से चलते रहे। नेक्स्ट पार्ट पे जा रहा हूँ। नाउ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द इंडस्ट्रीज, ठीक है? पाकिस्तान स्टडीज में मैं हर दफा बात कहता हूँ, पेन शुड कीप ऑन वर्किंग, बिकॉज पेन्स नहीं चलेंगे तो काम खराब होगा। तो वो फैक्टर्स जो कि इंडस्ट्री को इन्फ्लुएंस करते हैं, अभी मैंने लैंड के बारे में बताई थी। कोई भी जब आप काम कर रहे हैं, कोई भी आप जब चीज ये वाला मामला कर रहे हैं, तो आपकी जो साइट रिक्वायरमेंट है वो वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, और लैंड मैंने क्या बताया था, एक्सटेंडेबल होना चाहिए। तो वहीं पे लैंड के पास ही लिख लें कि आपके पास कभी भी कोई आप इंडस्ट्री बनाने के लिए जा रहे हो या काम कर रहे हो, तो आपका लैंड जो है ड्रेन्ड होना चाहिए, और जो है एक्सटेंडेबल लैंड होना चाहिए। लैंड ड्रेन्ड होना चाहिए और आपके पास बड़ा एक्सटेंडेबल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इसलिए दूसरी चीज ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लैंड, एक फैक्ट्री एक जगह बना ली, एक इंडस्ट्री बना ली। अब इंडस्ट्री के लिए मैं ये चीज भी चेक करूंगा कि यार इस इलाके के अंदर, किस जगह में इट डज हैव द नेचुरल लिंक्स, कनेक्टिविटी ऑफ द रोड्स, रेलवे, क्योंकि मेरा रॉ मटेरियल आना है तो मेरी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस तो होनी चाहिए ना। इसलिए मैंने आपको एग्रीकल्चर में ही पढ़ाया कि सम फार्म्स आर इनटू द अर्बन एरियाज, भैंस के बाड़े बहुत सारे अर्बन एरियाज में, क्योंकि मिल्क की सप्लाई जानी होती है टू द कराची एज वेल अर्बन इलाकों में, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लगे। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक बहुत बड़ा मसला है। इसलिए जब भी हम कोई पे इंडस्ट्री बनाते हैं तो वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास लिंक्स हो, कनेक्टिविटी रोड्स हो। बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि मोटरवेज के ऊपर इंडस्ट्रीज बनाएं, क्योंकि डायरेक्ट मोटरवे से चढ़ के एक्सेस टू द रोड हो। आपकी अगर रोड की एक्सेस नहीं होगी तो आपकी जो मटेरियल की मार्केट सिस्टम है, आपकी फिर मार्केटिंग भी एफिशिएंट नहीं हो सकती ना, आपकी चीजें भी फिर टाइमली नहीं पहुंचेंगी, डिलेज होंगे, कंजेशन होगा। फिर आप वो जगह सेलेक्ट करते हैं जहां अवे फ्रॉम द कंजेस्टेड एरियाज, ताकि आपकी सप्लाई का रोज गाड़ी का रॉ मटेरियल आना जाना ये सब लगा रहता है। तो वेल, अब इंडस्ट्रीज की जब बात करते हैं तो हम सिटीज से देखते हैं कि इट इज कनेक्टेड विद द सिटीज एज वेल, ये तमाम सारी चीजें होनी चाहिए। फिर वो ह्यूमन, ये नेचुरल फैक्टर्स है, मैंने उसको सिर्फ डिस्क्रिमिनेट कर दिया है
दो चीजों के अंदर, बाकी फैक्टर्स वही है। समझने की जरूरत है कि मैंने पता नेचुरल क्या चीजें है, साइड देखनी और नेचुरल लिंक्स देखने हैं। मगर एक इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए इसमें हमारी क्या एफर्ट होगी कि हम देखें कि हम कितना फाइनेंस लगा रहे हैं, कहाँ बैंक से ले रहे हैं, क्या हमारा इनकम, लेबर हमारे पास स्किल्ड या अनस्किल्ड दोनों है, पावर हम चीप रेट्स पे ले। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर एग्जांपल वो इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्ट प्रोड्यूस करती हो, गवर्नमेंट जो है हर इंडस्ट्री को देती है सब्सिडी। क्या देती है? सब्सिडी। डू यू अंडरस्टैंड दिस वर्ड सब्सिडी? सब्सिडी का मतलब होता है a incentive provided by the government to produce goods and services। अब वो सब्सिडी पैसे के तौर के ऊपर हो सकता है, गवर्नमेंट दे सकती है, हो सकता है वो टैक्स कंसेशन, नहीं सब्सिडी टैक्स कंसेशन हो सकता है वो कोई लैंड फ्री के अंदर दे दे, ये सब्सिडीज है। जैसे एग्रीकल्चर फार्मर को गवर्नमेंट सब्सिडी कैसे देती है? ट्रैक्टर्स दे देती है कम पैसों के अंदर, ताकि ये गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी के फॉर्म के अंदर आता है कि ताकि गवर्नमेंट की तरफ से एक कहते ना गवर्नमेंट ने फलानी इंडस्ट्री को सब्सिडी दी, सब्सिडाइज किया। सब्सिडाइज से ये होता है कि गवर्नमेंट पैसा लगा के उन प्राइवेट होल्डर्स की या उन इंडस्ट्रियलिस्ट की हेल्प करती है ताकि वो चीजों की गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। जब गवर्नमेंट को एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, दिस इज द ग्रेट बेनिफिशियल, तो कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएगा। और जब कंट्री प्राइमरी से हट के इंडस्ट्रियल यानी कि सेकेंडरी पे जाता है तो वो ज्यादा डेवलप्ड स्टेज के ऊपर पहुंच रहा होता है। तो बेटा गवर्नमेंट क्या कर सकती है किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए? या तो टैक्स को वेव कर देगी, है आयशा एमन, या तो टैक्स को वेव कर देगी, या फिर दूसरी बात हमारे पास एक्सेस टू मार्केट्स होना चाहिए। हमने इंडस्ट्री बना ली कहीं और, हमारी रॉ मटेरियल की मार्केट है कहीं और, तो हमारे पास मार्केट, अब जैसे कॉटन टेक्सटाइल है, why Karachi is the largest center of the cotton textile industry, इसलिए because it is having the good market of purchasing, it is having the good centers, markets बहुत ज्यादा है यहाँ पे, और फिर सबसे बड़ी बात पोर्ट है। फिर तीसरी चीज जो है रॉ मटेरियल्स, वो चीपली अवेलेबल होना चाहिए आपके पास इंडस्ट्रीज के अंदर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, रॉ मटेरियल जो है वो आपके पास चीपली अवेलेबल होने चाहिए। तो दीज आर ह्यूमन फैक्टर्स which is important। तो why in what way the government can provide the government policies to for the industrialization? Yes, government की क्या पॉलिसी हो सकती है बेटा? वेरी गुड, टैक्स कंसेशन करे, सब्सिडीज दे इन द फॉर्म ऑफ कैश ग्रांट्स दे, या मशीनरीज की फॉर्म के अंदर दे दे, रिसोर्सेस। हाँ, रिसोर्सेस को प्रोवाइड करना अल्फाज में नहीं कहेंगे, अच्छे अल्फाज इसका इस्तेमाल करें। गवर्नमेंट कैन बिल्ड अप द इंफ्रास्ट्रक्चर ताकि आप अपनी चीज़ों को बेहतर बना सकें, और मार्केट का इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आपकी जीडीपी राइज हो जाए। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अच्छा जी, इंडस्ट्रीज की क्लासिफिकेशन के अंदर तीन चीज़ें बड़ी मुहज्जिब हैं। वो क्या है? सबसे पहले तो प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ते हैं। What do you understand by the primary industry? Primary industry वो इंडस्ट्री होती है which means extracting the raw materials from the earth। जमीन से रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाए उसको प्राइमरी इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर, फॉर एग्जाम्पल फिशिंग, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट, जो भी हम माइनिंग, जो भी हम जमीन से निकालेंगे that will be called as the primary sector। Whichever country is having the highest amount of primary sector, that country is developing, or the poor countries। Yes, ये इकोनॉमिक इंडिकेटर में आता है। कितने सेक्टर्स होते हैं? लेट मी टेल यू, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। There are the three economic sectors, primary, secondary, tertiary, the three economic sectors। मिस्टर पीछे वाले भाई, मुंह धो के आओ, जल्दी जाओ, वरना मेरे पास मिर्चें आंखों में डालूंगा। जल्दी, नहीं नहीं, जाओ 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 जाओ, मुंह धो के आओ, जाओ, थोड़ी हवा खा के आओ, जल्दी, टाइम नहीं है, लेक्चर इज रिकॉर्डिंग। उसके बाद हमारे पास क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी।
तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रैक्टिंग द रिसोर्सेज फ्रॉम अर्थ सच एज फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, ये तमाम सारी चीजें। इसकी वजह से जिस कंट्री का ये सेक्टर सबसे ज्यादा होगा वो कंट्री पुअर कंट्री होगी और वो डेवलपिंग कंट्री कहलाएगी। डेवलपिंग का मतलब ये कि वो अभी स्ट्रगलिंग फेज में। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, पाकिस्तान का ज्यादा परसेंटेज एग्रीकल्चर का है। फिर दूसरी स्टेज है सेकेंडरी सेक्टर, बिकॉज सेकेंडरी सेक्टर, मेजोरिटी सेकेंडरी सेक्टर टेक्स रॉ मटेरियल फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्री। व्हीट के लिए आटा, चीनी के लिए शुगर केन, राइस है, कॉटन टेक्सटाइल, हाँ, शुगर मिल्स, ठीक है। अब सेकेंडरी क्या है? सेकेंडरी इज ऑल अबाउट प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहलाता है। जिस कंट्री का ये ज्यादा हो वो भी अच्छी बात है, वो डेवलप की तरफ जा रही होगी। यानी कि जिस कंट्री का सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा होगा, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगी, वो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ, डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रही होगी। एंड लास्ट स्टेज इज द टर्शरी सेक्टर। ये पूरा इंडस्ट्री है ही सेकेंडरी सेक्टर। पाकिस्तान रिसेंटली रेस के अंदर है, इस तमाम सारी इंडस्ट्रीज है ना, टर्शरी सेक्टर पे आता है। जिस कंट्री का टर्शरी सेक्टर सबसे ज्यादा होगा वो कंट्री सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री होगी। अमेरिका, चाइना, यूएसए, जापान, यूके, ये डेवलप कंट्रीज हैं, ये बिग थ्री हैं। जर्मनी। व्हाट इज टर्शरी सेक्टर? Tertiary sector is basically the services provided. For example, teaching, IT, doctor, nurses, तमाम जितनी भी सर्विसेज जो टर्शरी सेक्टर है, हॉस्पिटल्स, ये तमाम, ये ऑटोमोबाइल, तमाम सारी जितनी भी सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये तमाम सारे कौन से सेक्टर हैं? ये सर्विस सेक्टर है, इसको हम टर्शरी सेक्टर है। जिस कंट्री का सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा होगा वो कंट्री ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है। जिस कंट्री का प्राइमरी सेक्टर ज्यादा होगा वो ज्यादा डेवलपिंग कंट्री है। डू यू अंडरस्टैंड? अब आ जाए जरा सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर दो इंडस्ट्रीज होती हैं, एक होती है स्मॉल स्केल और दूसरी होती है लार्ज स्केल, ठीक है। स्मॉल स्केल में क्या फर्क है? लेट मी टेल यू, स्मॉल स्केल के अंदर क्या फर्क है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल के अंदर क्या फर्क है। स्मॉल स्केल के अंदर क्या फर्क है? बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर है क्या? दैट इज ट्रांसफॉर्मिंग द प्राइमरी इंडस्ट्रीज डायरेक्टली यूजफुल टू द पीपल। ये दो हैं, स्मॉल स्केल है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर के पास, घर की गली के अंदर एक मैविश टेलर है, मैविश टेलर कोई हो, XYZ टेलर है, गली का टेलर, आपके घर के पास हनीफ का टेलर हो गया। यू हैव गिवन 200 रुपीज टू देम, भाई चल भाई सूट सी दिया और डिजाइन विजाइन होके ना वो आ गया घर के अंदर। उसका स्मॉल स्केल है क्योंकि उसके पास लेबर अनस्किल्ड है, प्रोफेशनल नहीं है, मशीनरी, इक्विपमेंट जो है, सुने, इक्विपमेंट मेरी बात सुने पहले गौर से। इक्विपमेंट जो है उसके पास वो थोड़ा ओल्ड है, मेथड्स इस्तेमाल करता है, और फिर वो रजिस्टर्ड भी शायद ना हो, या वो तब तक स्मॉल स्केल रहेगा जब तक उसकी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 10 मिलियन तक है। द इंडस्ट्रीज वेयर investments or capital are under 10 million, those industries are always marked as small scale. आपने पता नहीं करा ना, एंटरप्रेन्योर को पता है तो उसको पता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है। जब इंडस्ट्री 10 मिलियन से ऊपर बढ़ती है तो वो लार्ज स्केल की तरफ जा रही होती है, ठीक है। अब मैं लगाता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ,
मॉडर्न इंडस्ट्री या लार्ज स्केल इंडस्ट्री की। आपको मैंने दर्जी की एग्जांपल दी, अब एक और दूसरा दर्जी सुन लें, दूसरी दर्जी सुन लें, HSY। अब आप HSY से कपड़े सिलवाने गई, उसने प्रॉपर आपका अपॉइंटमेंट लिया, उसके पास स्किल्ड लेबर है, वेजिस पे काम कर रही है, प्रॉपर पेरोल चल रहा है, लार्ज उसकी आपकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इंसेंटिव है उसके पास, और दूसरी चीज ये है कि वो रजिस्टर्ड है, ठीक है, हाई क्वालिटी इक्विपमेंट है, लेबर कम है, कैपिटल ज्यादा है, उसके पास मशीनरीज बहुत ज्यादा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड द लार्ज स्केल। है तो वो भी टेलरी, मगर बात क्या है, दैट इज इन द लार्ज स्केल। यस एग्जैक्टली, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या है? लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल्स को आप कन्वर्ट, जैसे कॉटन को शर्ट्स पे कन्वर्ट करते हो, स्टील को गाड़ियों में कन्वर्ट करते हैं, तो ये लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग क्या था, ठीक है। टर्शरी मॉडर्न इंडस्ट्री जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट जी, दो टाइप्स ऑफ सेक्टर्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल सेक्टर, एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर। अमूमन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर द फॉर्मल सेक्टर्स, जो रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उनको टैक्स एनरोल कराना पड़ता है ना, टैक्स पे करना पड़ता है, नाम हो उनका, दे आर रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उनका रजिस्टर करती है कि आपका कैश इनफ्लो आउटफ्लो कितना, उनके कंपनी अकाउंट्स रजिस्टर्ड होते हैं, वहां पे कैपिटल इंटेंसिव यानी कि कैपिटल ज्यादा होता है। अब हम और आप खुल के करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्री खोलने, गवर्नमेंट को रजिस्टर ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। पूरा एक एनटीएन नंबर बनता है, रजिस्ट्रेशन नंबर बनता है, गवर्नमेंट रजिस्टर करती है कि हाँ अब आपके पास पैसा आ रहा है, रोज के लाखों रुपए की ट्रांजेक्शन हो रही है, तो हाउ वुड यू जस्टिफाई? यू वुड जस्टिफाई विद द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को आप बता दें कि भाई मेरी ट्रांजेक्शन्स है रोज की इतनी, और मेरी ये एक इसने लेवल के ऊपर इन्होंने सर्टेन एक क्राइटेरिया मार्किंग बनाया हुआ है कि वो किस लिहाज से रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो जिस इंडस्ट्री का स्ट्रॉन्ग पेरोल हो, जिस इंडस्ट्री के अंदर ऑफिसेस बने हुए हों और रजिस्टर्ड हों विद द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मल सेक्टर। अब आ जाओ मैविश टेलर के ऊपर, जो कि बेचारा इनफॉर्मल है, घर से बेचारा मैविश टेलर, उसने 4 मशीनें खरीदी, 2 इलाके के लड़कों से बातें की, भाई साहब आ जाओ जरा कपड़े सीने आते तुम्हें, और अगर नहीं आते तो मैं सिखा दूंगा, और लेडीज ने आना है या जेंट्स ने आना है, ईद पे सीजन लगेगा, मैं कमीशन दे दूंगा। सेल्फ एम्प्लॉयड होता है समटाइम्स, या तो फिर लेबर रख लेता है, टूटे फूटे लो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स देता है, और जाहिर है होम और स्ट्रीट्स के ऊपर काम हो रहा था। परफेक्ट एग्जांपल दिया ना मैविश टेलर की मैंने। और ज्यादातर इसमें फैमिली या फीमेल्स आर कॉमनली द पार्ट। मैंने तो ये एग्जांपल दी, मगर ज्यादातर छोटे बिजनेस के अंदर जो है, अब जो छोटे बिजनेस होते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको बता दूं, यस यस दीज आर द स्मॉल स्केल इनफॉर्मल, यस। अब जैसे मैं आपको बता दूं फॉर एग्जांपल कॉटेज इंडस्ट्री, देखो कॉटेज और स्मॉल स्केल के अंदर बहुत फर्क है, ये आज नहीं बढ़ा। कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल, आज मेरा आखिरी का यही है बस। कॉटेज और स्मॉल स्केल के अंदर बहुत फर्क है, कॉटेज और स्मॉल स्केल के अंदर बहुत फर्क है। क्या फर्क है? कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है उसमें लेबर भी बाहर से आ जाते हैं, रॉ मटेरियल्स भी आ जाते हैं, मगर कॉटेज इंडस्ट्री कहलाते हैं होम बेस्ड इंडस्ट्री। कौन सी कहलाते हैं? होम बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाते हैं। कॉटेज इंडस्ट्रीज क्या कहलाते हैं? होम बेस्ड इंडस्ट्रीज कहलाते हैं, जहां पर फैमिली मेंबर्स आर part of
द वर्क या एम्प्लॉयमेंट, वहां पे फैमिली मेंबर्स घर में पार्ट होते हैं, उसको कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री नॉर्दर्न माउंटेन्स में हैंडीक्राफ्ट